आज का जो हमारा टॉपिक है वो द स्पेक्टेटर क्लब एक ऐसे है, रिचार्ड स्टील ने लिखा है। और बात करेंगे 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग की। इसका मतलब 1711 1712 इस टाइम का पीरियड था इंग्लैंड में। और ये एसेज वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, इंग्लैंड की जनरेशन जो थी, जो वहाँ की जनता थी, जो ज्यादातर गांव में व्यक्ति रहते थे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा मीडियम था ये। जो ऐसे लिखे जाते थे, एडिसन और स्टील ने लिखे हैं। हमेशा जब भी नाम आता है ना, एडिसन और स्टील का नाम एक साथ बोलते हैं, एडिसन एंड स्टील। तो ऐसा होता है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अब ये दो इंसान होते हैं, एक साथ बोले जाते हैं। इन दोनों ने क्योंकि मिलकर के बहुत सारी चीजें करी है। ऐसे तो इन्होंने सेपरेट लिखे हैं, लेकिन ऐसे जिस कलेक्शन में लिखे जाते थे वो दोनों ने मिलकर के, एक जैसे मैगजीन बनाई इन्होंने, वो दोनों ने इकट्ठी बनाई। ऐसे इन्होंने एक ऐसे निकाला जिसका नाम द स्पेक्टेटर करा, मतलब नाम ही स्पेक्टेटर था। दर्शक होता है स्पेक्टेटर, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डाले गए। मतलब द स्पेक्टेटर करके एक मैगजीन टाइप में वो डेली निकलती थी, संडे का दिन छोड़ करके। तो वो डेली उसमें नया नया ऐसे, कोई एडिसन ने डाल दिया, कोई स्टील ने डाल दिया, इस तरीके से ऐसे घर घर तक जाते थे। इन्होंने इन ऐसे के माध्यम से, जैसे आज के टाइम में जिस तरीके से आप ये लगाओ कि मान लिया कोई गांव है, आप शहरों में तो देखो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन जो ये सीरियल आते हैं, नाटक आपने देखे या मूवीज है, इन सब चीजों के माध्यम से जो डायरेक्टर होते हैं, जो इन्हें बनाते हैं, उनका यही एक टारगेट होता है कि ये जनता तक, जो करंट में जो चल रहा है समाज में, उसे किसी तरह से जनता तक पहुंचाना, ये इनका टारगेट होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो करंट में क्या चल रहा है। अब एक बात बताओ, जहां पर इंसान ज्यादा मतलब बाहर को ना निकलने वाले हो, रूरल एरिया हो, उन्हें हर चीज पहुंचाना उन तक तो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल चीजें थी कि भाई अब क्या चल रहा है समाज में। तो इन सब चीजों के बारे में बताते थे। इनके जो पीरियडिकल एस्से निकालते थे, पीरियडिकल एस्से स्टार्ट करने वाला स्टील था। इसने द स्पेक्टेटर करके ये निकाला ऐसे, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डाले। हर डे पर डे मतलब ये ऐसे जाते थे। और इंसान जैसा आप देखते हो ना, कोई पत्रिका होती है वो डेली, कोई मंथली की होती है, कोई 15 दिन में एक बार छपती है, इस तरीके से इनका डेली का था ये। एक स्पेक्टेटर करके निकाला दोनों ने, फिर एक टैटलर निकाला रिचार्ड स्टील ने। तो उसके अंदर कावर्ली पेपर्स डाले गए। कावर्ली पेपर्स होते हैं सर रोजर डी कावर्ली से जुड़े हुए। कावर्ली गोत्र है सर रोजर का। तो जो ज्यादातर जो कैरेक्टर इसमें सर रोजर के कैरेक्टर को इन्होंने डिफाइन करा है। एक कैरेक्टर ले लिया, हालांकि वो भी रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं है, मतलब एक नाम दे दिया सर रोजर डी कावर्ली। और उसी को लेकर के स्टील ने स्टार्ट करा उसके बारे में थोड़ा सा बताना। एडिसन ने फिर एक उसके ऊपर लिखा सर रोजर एट होम। सर रोजर के बारे में बताया कि वो घर पे कैसे है, सर रोजर एट चर्च। तो उसे मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से डिफाइन करा एडिसन ने। अब एडिसन और स्टील का हमारे यहाँ पे दोनों के अलग अलग ऐसे हैं एलटी ग्रेड में, अगर हम बात करें तो रिचार्ड स्टील का ये है द स्पेक्टेटर क्लब। और फिर एडिसन का विल विम्बर लगा हुआ है सर रोजर एट होम वाला, कि भाई वो घर पे कैसे थे, मतलब नौकरों के साथ उनका किस तरीके का व्यवहार था, वो ऐसे इस एडिसन का भी लगा हुआ है आपके सिलेबस में। तो फिलहाल आज जो बात करेंगे वो रिचार्ड स्टील का ऐसे है, द स्पेक्टेटर क्लब। अब ये स्पेक्टेटर क्लब से मतलब एक कॉफी हाउस है, और उस कॉफी हाउस में 6 व्यक्तियों के बारे में रिचार्ड स्टील बात करता है। वो 6 पर्सन्स के बारे में बताएगा। 6 के 6 व्यक्ति ऐसे दिखाए हैं उसने, जो अलग अलग प्रोफेशन से है, या कोई स्टूडेंट है तो कोई क्लर्जीमैन है, और कोई लैंडलॉर्ड है। इस तरीके से 6 पर्सन्स के बारे में बता रहा है। ये 6 के 6 व्यक्तियों के बारे में बताने से मतलब है समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उनका थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। मतलब पब्लिक में माँ बापों से की इच्छा से अलग करके, मतलब किस तरीके से एक लड़का रह रहा है जो एलएलबी की तैयारी, लो पढ़ने के लिए आया, लेकिन वो उसका ध्यान किसी और चीज में है, उसके बारे में बात बताई जाएगी। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग सोल्जर्स के बारे में भी बताया जाएगा। कैप्टन सेंट्री है एक, उसके बारे में। तो ये 6 पर्सन की एक डिटेल है यहाँ पर। तो मैं आज टेक्स्ट लेकर आया हूँ उसका। सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट कराऊंगा, उसी से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपने टेक्स्ट बढ़िया से पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चंस का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो इजीली क्लियर हो जाता है। तो टेक्स्ट इसका जब मैं कराऊंगा आपको, अगर वो क्लियर आप कर लोगे तो फिर आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। आपका पूरा ये समझ लो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसमें ये कलर भी जो इसलिए डाले हैं, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट और कम इम्पोर्टेंट का भी पता लग जाए। द स्पेक्टेटर क्लब ये ऐसे है रिचार्ड स्टील का। तो स्टील के नाम से मतलब जाने जाता है। 18 सेंचुरी में लिखा करते थे। और मतलब इन्होंने ऐसे को बहुत ज्यादा परफेक्ट करा। हालांकि ऐसे तो देखो पहले से भी लिखे जा रहे थे, फ्रांसिस बैकन ने लिख दिए थे बहुत पहले। तो बैकन के ऐसे हम पढ़ ही रहे हैं।
उसके बाद में अब ये 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा लिखे गए, और रिचर्ड स्टील और एडिसन का नाम इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आता है। इन्होंने मतलब परफेक्ट करा ये एस्से वाला तरीका जो था, और पब्लिक में इंटरेस्ट जाग रहा। अब तक क्या था, ड्रामा पब्लिक देख रही थी, या नोवेल भी 18th सेंचुरी में ही निकले हैं, लेकिन ड्रामा पोइट्री बहुत ज्यादा चल रही थी, पोइट्री बहुत ज्यादा थी, ड्रामे थे। लेकिन अब 18th सेंचुरी जैसे आई, प्रोज में और ज्यादा आगे को बढ़े और नोवेल लिखे जाने स्टार्ट हो गए। तो नॉवेल्स की भी डैनियल डिफो जैसे यहाँ पर राइटर आएंगे जिन्होंने नोवेल में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो कुल मिला के जोनेथन स्विफ्ट, ये सब जो न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट होकर के ये सब चलेंगे। फिलहाल यहाँ बात हम कर रहे हैं ऐसे की, और उसमें रिचर्ड स्टील का और एडिसन का नाम बहुत बढ़िया तरीके से आगे को आता है। अब इन्होंने 6 जो कैरेक्टर दिए हैं, हालांकि मैंने, फिर वही मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा तो टेक्स्ट मैंने नहीं डाला, लेकिन 80% या 80% से अबोव टेक्स्ट इसके अंदर है। केवल जिनकी जरूरत नहीं थी मैंने वही लाइनें हटाई है। तो बिल्कुल सीक्वेंस से है, समझ में आपकी एक एक बात आ जाएगी। इस टेक्स्ट को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, आपको फिर ना तो इसके क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ना कुछ, मतलब क्लियर हो जाएगी सारी चीजें यहीं पर। तो अब देख लेते हैं स्टार्टिंग में किसका जिक्र वो कर रहा है। सबसे पहले सर रोजर डी कावर्डी। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से करके आए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सर रोजर डी कावर्डी का जिक्र कहीं ना आया हो आपके सामने। और इसी में ही आया होगा स्पेक्टेटर क्लब या सर रोजर एट चर्च जैसे ऐसे में। और वो ऐसे या तो एडिसन का होगा या स्टील का होगा, क्योंकि ये जो नाम है सर रोजर डी कावर्डी, ये एक ऐसा नाम है कि ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन किसी का नाम ना लेकर के एक फिक्शनल नेम लिया है, मतलब एक काल्पनिक नाम जो जिसे बड़ा फेमस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैस्टरब्रिज नाम फेमस हो गया, जैसे मालगुडी नाम फेमस कर दिया आर के नारायण ने, ऐसे ही ये कैरेक्टर का नाम है और जो बड़ा फेमस हो गया सर रोजर डी कावर्डी। उसी का पहला मतलब ऐसा है, जैसे स्टील जो है वो एक क्लब में जाता था, कॉफी हाउस था मतलब। तो उसमें उसने देखा, तो अलग अलग नाम, जैसे आज वो उससे मिला, जैसे सपोज करो मैं राइटर हूँ और मैं कहीं जाता हूँ कि कहीं बैठता हूँ, मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, कभी दूसरा व्यक्ति, तो मैंने एक साथ एक इकट्ठे 6 व्यक्तियों का एक ऐसे बना करके उनके बारे में बताया कि ये वे व्यक्ति था, ये ऐसा करता था, ये ऐसा करता था, क्योंकि मुझे पब्लिक तक पहुंचाना था कि किस तरीके के व्यक्ति समाज में है 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। तो वो चीज मुझे बतानी थी, तो मैंने ऐसे लिख करके सबको क्रम से बता दिया कि एक स्पेक्टेटर क्लब बना लिया, कि भाई एक क्लब है उसमें ये 6 पर्सन है। तो वो एक एक करके उनका जिक्र है। सबसे पहले जो जिक्र है वो सर रोजर डी कावर्ली का है। तो वो जो काफी मतलब एजेड भी है और जमींदार भी थे, तो उनके बारे में बात करी जा रही है कि उनके साथ उनकी लाइफ के बारे में वो कैसा कैसे थे। इसके बारे में हम एडिसन कैसे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ही इज ए जेंटलमैन। अब बताया जा रहा है कि भाई वो एक जेंटलमैन है, दैट इज वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर। वे अपने बिहेवियर में बहुत ही सिंगुलर है। सिंगुलर होता है विचित्र, मतलब कुछ हटके है, सबसे अलग है। बट हिज सिंगुलरिटीज, लेकिन जो उनकी विचित्रता है, अब विचित्र तो जो है ना, सिंगुलर हो जाते हैं बिल्कुल हटके। अब हटके बुरा भी हो सकता है इंसान और अच्छा भी हो सकता है। भाई वो इंसान बिल्कुल यूनिक है, तो अलग है, बिल्कुल अलग से मतलब वो बिल्कुल सबसे अलग, बेकार में भी हो सकता है और अच्छे में भी। तो वो सिंगुलर थे, बिल्कुल अलग थे बिहेवियर में। लेकिन उनकी जो सिंगुलरिटीज थी ना, जो विचित्रता थी, प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस, वो अच्छी सेंस से प्रोसीड होती थी। मतलब वो अच्छी सेंस से निकलती थी। जो विचित्रता थी, इसका मतलब जो उनमें अनोखापन था ना, वो अच्छी सेंस वाला था, मतलब सही थे भी। एंड आर कॉन्ट्रेडिक्शन टू द मैनर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनका कॉन्ट्रेडिक्शन था टू द मैनर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के तौर तरीके हैं उससे वो कॉन्ट्रेडिक्शन था, मतलब उसमें मतभेद था। वो मतलब सामाजिक तौर तरीके के अनुरूप ना होकर के उसमें उनका थोड़ा सा विवाद था। ओनली, केवल, एज ही थिंक्स द वर्ल्ड इज इन द रोंग, क्योंकि वो सोचते हैं कि द वर्ल्ड इज इन द रोंग, कि संसार गलत है। मतलब वो ये सोचते थे कि भाई संसार में जो ये चीजें चल रही है ना, वो ठीक नहीं है। इसलिए वो संसार के जो तौर तरीके उनसे विभिन्न थे, अलग थे। लेकिन वो थोड़े सिंगुलर थे, कुछ विचित्र थे, उनकी सोच थोड़ी अलग थी, लेकिन अच्छी सोच थी, मतलब ये बताया गया। हाउएवर, किंतु फिर भी, दिस ह्यूमर क्रिएट्स हिम नो एनिमीज। लेकिन जो उनके अंदर ये ह्यूमर था ना, ये सनक जो थी, मतलब संसार से, संसार गलत है ऐसे बोलते थे, और थोड़ा सा उनके अंदर यूनिक थिंग्स ही अलग थे बिल्कुल। और उनका जो ये ह्यूमर था ना, जो ये सनक थी, वो उन्हें क्रिएट करती थी, उन्हें नो एनिमीज। मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई वह ऐसी सोच रखते थे तो दुश्मन पैदा हो जाते, ऐसा सोचते तो, लेकिन कोई उनका दुश्मन नहीं था। और क्योंकि ही डज नथिंग विद सोरनेस और ओबिस्टिनिसी, क्योंकि वो कुछ भी जो करते थे ना, वो सोरनेस से नहीं करते थे, खट्टेपन से। और ओबिस्टिनेट होता ना, जिद्दी,
न जिद से करते थे, मतलब प्यार से चीजों को करते थे। जैसे कोई चीज को उन्हें कहना है, वो समाज समाज के, जैसे सपोज करो उन्हें लव मैरिज पसंद है, उन्हें अरेंज मैरिज पसंद नहीं है, तो इस बात को एकदम ऐसा नहीं लेके चलेंगे कि कठोरता से, इजी वे में लव से मुस्कुरा करके अपनी बात को भी रखेंगे कि भाई मैं समाज के इन रीति रिवाजों को नहीं मानता। तो जो बात कहते थे ना, वो खट्टेपन से या जिद से नहीं कहते थे, मतलब बड़े इजी वे में करते थे। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स मेक्स हिम, लेकिन उनका ह्यूमन बीइंग मतलब उनका अस्तित्व अनकन्फाइंड, कन्फाइंड होता है सीमित हो जाना, अनकन्फाइंड है असीमित। किससे? मोड्स एंड फॉर्म्स से मतलब है तौर तरीके, जो नियम जो हमारे समाज के मोड्स एंड फॉर्म्स है ना, उसके प्रति अनकन्फाइंड, मतलब उससे आजाद। कन्फाइंड तो होता है सीमित हो जाना, असीमित मतलब उससे आजाद होकर के ये चीज मेक्स हिम बट द रेडियर एंड मोर कैपेबल टू प्लीज एंड ओबलाइज ऑल हु नो हिम। मतलब ये जो चीज थी ना उनके अंदर, कि वो किसी भी चीज को जिद से नहीं करते थे, कड़वाहट से नहीं करते थे, एंड बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स से हटके, मतलब नियम कायदे कानून से ऊपर उठ के जब वे काम करते थे, वो चीज बनाती थी उन्हें। बट द रेडियर एंड मोर कैपेबल टू प्लीज, मतलब बहुत ज्यादा प्लीज करना, प्लीज से होता है प्रसन्न सुख देना, कैपेबल रेडियर वे तैयार, और कैपेबल योग्य होते थे, प्लीज एंड ओबलाइज, वो उन व्यक्तियों को प्लीज करते थे, खुश करते थे। ओबलाइज माने कृतज्ञ बनाना, एहसानमंद बनाना, किसे? ऑल हु नो हिम, जो उन्हें जानते थे। मतलब ये चीजें, जो भी उन्हें जानते थे ना, वो व्यक्ति जो इन्हें जानते थे वो इनके कृतज्ञ हो जाते थे, या उन्हें खुशी मिलती थी इनकी संगति में आकर के। तो सरोजिनी कावर्ली थोड़े से सिंगुलर थे, थोड़े हटके थे सबसे, और नियम कायदे कानून जो समाज के है उससे ऊपर उठ के चलते थे, और जो उनकी संगति में आता था वो उनसे प्लीज होता था और ओबलाइज्ड होता था, मतलब एहसानमंद होता था। इसका मतलब वो दूसरों पे एहसान कर देते थे। ऐसे व्यक्ति थे, कोई भी चीज ज्यादा जिद्दपन से या खट्टेपन से, मतलब कहते हैं बुरे तरीके से नहीं करते थे। अपने काम को दुनिया से अलग भी काम करते थे तो बहुत इजीली करते थे, इंसान उनसे खुश थे। ऐसे व्यक्ति थे सरोजिनी कावर्ली। अभी सेकंड में भी उनके ही बारे में बात हो रही है। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबोव मेंशन विडो, अब एक विडो का जिक्र कर दिया कि वो ऐसा था उनकी जिंदगी में हुआ कि उन्हें एक विडो से लव हो गया, और उस विडो ने जब इन्होंने प्रपोज करा तो इनके लव को रिजेक्ट कर दिया। जब ये रिजेक्ट हो गए, तो ये कहा जाता है जब इन्हें रिजेक्ट हो गए, बड़ी मुश्किल से उस गम से उभरे। और क्योंकि इसलिए उभर गए क्योंकि ये जोली फेलो थे, खुशहाल थे ना थोड़े से, इसलिए जल्दी से उभर गए उस लव से। और फिर इन्होंने अपने उस पे मतलब काबू पाया दुख पे, और खुश हो गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत से व्यक्ति बहुत ज्यादा गम में पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं रहे। लेकिन ये कहा जाता है कि जब इन्हें रिजेक्ट करा ना उस विडो ने, तो जो कपड़े इन्होंने पहने हुए थे, वे ही कपड़े हमेशा वही जवाहर कट वाली वो जैकेट, उसे ही हमेशा डाले रखा इन्होंने। मतलब इतने ज्यादा ये सनक होती है ना इंसान को, ऐसे थे वो। तो वो भी इनकी सिंगुलरिटी दिखाता है। अब देखो इस वाले को, बट बीइंग इल यूज्ड, इल यूज्ड होता है बुरे तरीके से यूज हो जाने के बाद, बट बीइंग माने होकर के, इल यूज्ड होकर के, अबोव मेंशन्ड विडो, ऊपर जो उस विडो का जिक्र करा है, विलाई ने मैंने थोड़ी हटा दी थी यहां से, तो उस विडो से इल यूज होकर के, मतलब उसने धोखा करा इनके साथ। ही वॉज वेरी सीरियस, वो बड़े सीरियस रहे थे। फॉर अ ईयर एंड हाफ, मतलब 1.5 साल तक थोड़े सीरियस रहे। अगर कोई और होता तो, कहते हैं ना लव में उसने जैसे ठुकरा दिया या धोखा दे दिया, तो वो काफी लंबे समय तक ऐसे ही रह जाता, लेकिन ये ऐसे नहीं रहे। ये 1.5 साल तक तो थोड़े सीरियस रहे। एंड दो हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल, तो यद्यपि उनका जो टेम्पर है ना, स्वभाव, वो बीइंग नेचुरली जोवियल है। जोवियल माने खुशहाल, मतलब ये स्वाभाविक हंसमुख है। तो उस हंसमुख स्वभाव की वजह से, दो यद्यपि उनका टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल है, ही एट लीस्ट गोट ओवर इट, उन्होंने गेट ओवर, देखो ये वर्ड फ्रेज याद रख लेना, गेट ओवर होता है किसी चीज पे काबू पा लेना। तो उन्होंने जल्दी ही इस पे काबू पा लिया। किस पे? इस गम पे उन्होंने, क्योंकि उनका स्वभाव जो था ना वो जोवियल नेचर के थे, मतलब खुशहाल थे, तो उन्होंने इस दुख पर, ही एट लास्ट, आखिरकार उन्होंने इस पे गोट ओवर कर लिया। इट आया यहाँ पर उस गम पर, जो उन्हें रिजेक्ट करने पे, मतलब उसने धोखा दे दिया। तो 1.5 साल तक तो थोड़ा सा दुखी रहे, लेकिन उसके बाद जल्दी ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैसे थे, ह्यूमोरियस नेचर के थे, जोवियल नेचर के थे, तो बहुत जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया। ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने प्रति केयरलेस रहे,
गिरू माने आगे को बढ़े, केयरलेस। अब ये अपनी केयर नहीं करते थे, मतलब पहनावे, देख दिखाओ, इन चीजों से हट गए। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद इन्होंने ड्रेस नहीं पहनी। अब ड्रेस पहनने से मतलब ये नहीं है कि कपड़े नहीं पहने, मतलब अलग ड्रेस नहीं पहनी। ही कंटिन्यूज टू वियर, वो लगातार पहनते रहे एक कोट और एक डुबलेट, वही होती है जैकेट टाइप में, एक कोट और जैकेट ऑफ द सेम कट की, दैट वर इन फैशन एट द टाइम ऑफ द रिपल्स, जो उस समय फैशन में था, जब समय था रिपल्स। रिपल्स माने घृणा का, मतलब जब इन्हें ठुकराया गया था, रिपल्स किया गया था ना, उस समय जो फैशन था, उसी फैशन के कोट और डुपलेट, मतलब जैकेट और कोट, वही उसी फैशन के लगातार वही पहनते रहे जो उस समय फैशन में था। जैसे सपोज करो आज कोई रिजेक्शन हो जाए किसी का, और जो आज चलन में चल रहा है, जिस तरह की कोट पैंट जो भी चल रहा है, वो उसी कपड़े को पहने रखा उन्होंने। उसके बाद ये बता रहा है आगे देखो, विच इन हिज मैरी ह्यूमर्स, जिसे वो अपने मैरी ह्यूमर में, मतलब खुशी में, कभी मजाक में बताते हैं हमें, कि ही टेल्स अस, वो हमें बता देते हैं कि ये जो फैशन था ना, हैज बीन इन एंड आउट, ये अंदर बाहर रहा 12 टाइम्स सिंस ही फर्स्ट वोर इट, जब इन्होंने पहली बार इसे पहना था, इस फैशन के कपड़े, उससे लेके आज तक 12 बार ये फैशन आ जा चुका है, लेकिन इन्होंने इसे ही पहने रखा। तो ऐसे नेचर के थे, मतलब इन्होंने अपने उस दुख पे तो काबू पा लिया, लेकिन फिर इन्होंने अपने प्रति केयरलेस हो गए, मतलब ज्यादा अच्छे कपड़े ना पहनना, वही चीज पहनना, और वो फैशन वही पुराने वाला जब इन्हें रिजेक्ट करा था, वो 12 बार आया गया फैशन, लेकिन इन्हें उसे ही कंटिन्यू चलाए रखा। तो ऐसे थे ये, थोड़े सिंगुलर थे, थोड़े हटके थे सबसे। ये भी इन्हीं के बारे में है, इंपोर्टेंट भी है। ही इज नाउ इन हिज 56 ईयर, इनकी ईयर पूछी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे में जब किसी की ईयर आ जाती है ना लिखी हुई, तो वो पूछ लेते हैं फिर। ये 56 ईयर के थे, 56 साल इनकी उम्र थी। चेयरफुल थे, मतलब हंसमुख थे। गे माने खुशहाल थे। एंड हर्ट, दिल, मतलब बहुत ही दिल वाले, मतलब अच्छे दिल के थे। कीप्स ए गुड हाउस इन बोथ टाउन एंड कंट्री, इनके दोनों जगह घर थे, मतलब टाउन में भी था, शहर में, और कंट्री जो आता है ना गांव के लिए भी यूज करते हैं, तो गांव में, शहर में, कस्बे में, दोनों जगह थे। एक जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे। इनके बारे में जब एडिशन का ऐसे पढ़ेंगे तो वो डिटेल में बताएगा। तो ये ऐसे थे, ए ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से लव करने वाले थे, अच्छे थे व्यक्ति, दिल के बहुत अच्छे थे, ठीक है। बट बट देयर इज सच मिर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, लेकिन एक बड़ी मिर्थफुल कास्ट है। मिर्थफुल माने मजाकिया, कास्ट माने बात। एक बड़ी मजाकिया बात है उनके बिहेवियर के बारे में, मतलब उनके व्यवहार के बारे में, एक बड़े मजाक में ये कहा जाता है कि दैट ही इज रेदर बिलव्ड देन स्टीम्ड। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, दैट ही इज रेदर बिलीव्ड, वो बिलव्ड, सॉरी, उन्हें ज्यादा बिलव्ड करा जाता था देन स्टीम की अपेक्षा। स्टीम से मतलब होता है सम्मान, और बिलव्ड से मतलब है लव। मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्हें दुनिया लव ज्यादा करती थी, सम्मान कम देती थी। अब ऐसा कब होता है? जैसे भाई इतनी उम्र के 56 साल का व्यक्ति को आदमी आदर ज्यादा करेगा ना, लेकिन वो हंसमुख थे बहुत ज्यादा, बच्चों से, बड़ों से, सबसे मिलजुल के रहने वाले, तो इंसान उनसे लगाव रखता था, उनसे मजाक ठट्टे करता था, मतलब स्टीम तो उन्हें कम मिलती थी, ऑनर, सम्मान तो कम। सम्मान से मतलब ये कि इंसान जो जिससे सम्मान करेगा ना, उससे बच के चलेगा थोड़ा सा, लेकिन उससे तो मिलके चलते थे, तो उन्हें लव ज्यादा किया जाता था स्टीम की अपेक्षा। तो ये अच्छेपन में आ रही है बात। तो ये भी कहा है। और हिज टेनेंट्स, उनके जो टेनेंट होते, किराएदार, किराएदार जो उनके घरों में रहते थे ना, इन्होंने किराए पे दे रखे होंगे, तो ग्रो रिच, वे भी अमीर हो रहे थे। हिज सर्वेंट्स लुक सेटिस्फाइड, उनके नौकर भी सेटिस्फाइड लगते थे, मतलब इनके जो किराएदार थे, जो इनके यहाँ रहते थे, वो भी अमीर होते जा रहे थे, मतलब इनकी सिंपैथी थी सबके साथ। और इनके नौकर जो थे ना, वे भी अच्छे दिखते थे, सेटिस्फाइड थे वे भी इनसे। तो नौकर सेटिस्फाइड जिस मालिक से होता है, वो उससे उसके व्यवहार का पता लगता है। ऑल द यंग वोमेन प्रोफेस, जितनी भी यंग वोमेन थी, वे भी प्रोफेस माने होता है दावा करना, लव का टू हिम, मतलब वे भी उनसे लव करती थी। यहां पर ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव में है। एंड द यंग मैन आर ग्लैड, और जो मैन थे वे भी ग्लैड थे ऑफ हिज कंपनी, मतलब सब खुश रहते थे जब इनकी संगति में, मतलब इनके साथ बैठते थे तो सब खुश थे। व्हेन ही कम्स इनटू अ हाउस, जब वो घर आते थे, ही कॉल्स द सर्वेंट्स बाय देयर नेम्स, वो सर्वेंट्स को उनके नाम से बुलाते थे। देखो ये एक अच्छेपन में है, अगर हम नौकर को नाम से बुला रहे हैं ना, ये अच्छापन दिखा रहा है, ऐसा नहीं अरे इधर आ ये कर, ऐसे नहीं, नाम से बुलाते थे, मतलब ये भी उनकी अच्छी चीज को दर्शा रहा है। एंड टॉक्स ऑल द वे अप स्टेयर्स टू विजिट, जब वे स्टेयर्स पे, मतलब
जब और बात करते थे नौकर से ऑल द वे, उस पूरे रास्ते में जब वे सीढ़ी से चढ़ते थे टू ए विजिट, मतलब सीढ़ी से विजिट करते थे। जैसे मान लिया सपोज करो जीना लगा हुआ है, तो उस पे चढ़ते चढ़ते नौकर से बात करते हुए उसके नाम लेकर के ऐसे करते थे। वो तो बड़े हंसमुख थे, सबसे बात करके चलने वाले थे, और इंसान उनसे लव ज्यादा करते थे। सम्मान की जगह उन्हें लव ज्यादा किया जाता था, अलग ही उनका व्यवहार था। एक वीडियो ने उन्हें धोखा दे दिया, तो उससे उन्हें क्या हुआ कि थोड़े 1.5 साल तक वो थोड़े परेशान से रहे। फिर जल्दी से उस गम पे काबू पा लिया, क्योंकि अच्छे नेचर के थे, खुशहाल नेचर के थे, और एक ही फैशन के कपड़े उन्हें पहने रखा इन्होंने। तो वो शो करता है कि मतलब कितने लव लव भी इन्होंने करा, तो वो बहुत ही पक्का था इनका, लेकिन उसने इन्हें धोखा दे दिया था। The gentleman next in esteem and authority among us is the another bachelor who is the member of inner temple. अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। भाई हमने एक व्यक्ति की बात करी, सर रोजर कवर्ली, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कैरेक्टर भी था इसके अंदर। तो वो थोड़े ज्यादा भी उसके ऊपर मतलब थोड़ा लेंथी लिखा है, लेकिन उसके बाद फिर छोटे छोटे से कैरेक्टर और आ जाएंगे। और अब दूसरे नंबर पे आता है एक लॉ का स्टूडेंट। अब उसके बारे में समझो, वो लॉ का स्टूडेंट क्या था, पहले अलग से बता दूं मैं आपको, फिर समझ में क्या आ जाएगा। अब ये जो लॉ वाला स्टूडेंट है, मतलब कोई लॉ करने, जैसे हमारे यहाँ एलएलबी होता है ना, तो माँ बापों ने भेज दिया। अब भेजा क्या था, अलग से समझ लो पहले, कि घर में जैसे उनके घर में कोई केस हो गया था, लड़ाई वड़ाई। तो अब उन्होंने क्या करा कि भाई जब केस हो गया, तो अब आदमी सोचता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, और उसमें वकील वाला एक चीज जो थी, उसमें ये पीछे रह गए, मतलब इन्हें सपोर्ट ना मिल पाया घरेलू। तो इन्होंने सोचा भाई अपने बच्चे को वकील बनाएंगे, इसलिए वकालत पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन वो जो था लड़का, वो लंदन इंग्लैंड आ गया पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ उसका कैरेक्टर पकड़ लिया रिचार्ड स्टील ने, उसने उसके बारे में बताया है हम सबको, रीडर्स को, कि देखो माँ बापों ने भेजा, लेकिन उसकी इच्छा लो पढ़ने की नहीं। वो ये बताना चाह रहा है स्टील कि देखो थोपना भी गलत है। उसकी इच्छा किस चीज में थी, वो हिस्ट्री, ये ऑथर राइटर की किताबें पढ़ना, और जो ड्रामे वगैरह चलते थे ना, उसमें थिएटर में जाता था, उनमें कमियां निकालता था। भाई तुम सही तरीके से ड्रामा नहीं कर रहे हो, तो इतना बड़ा क्रिटिक था, अगर वो पहुंच जाता था ना, तो दोनों को ही फायदा था। एक तो जो प्ले कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें भी फायदा था, उसे देख करके वे अच्छे तरीके से करते थे कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और जब वे अच्छा करते थे तो अच्छा दिखता था, तो ऑडियंस को भी फायदा था। तो वो जब समय उसके पढ़ाई का होता था, तो वो थिएटर में जाता था और ड्रामा देखता था और किताबें पढ़ता था, ऑथर्स की, राइटर्स की हिस्ट्री पढ़ता था, और ये ड्रामे वगैरह ये पढ़ता था, लेकिन लो में नहीं। और जब उसके घर से कोई टेलीग्राम आ जाता था, कोई लेटर आता था कि भाई बताओ ये पड़ोस में एक मैटर चल रहा है, तुम तो वकालत कर रहे हो, बताओ इसे कैसे सुलझाया जाए, तो उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि लो तो वो कर ही नहीं रहा था। तो वो क्या करता था, पैसे दे करके किसी लॉयर को, और उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके और लेटर में लिख करके भेज दिया करता था। तो ये है दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, जो बैचलर था। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम, जो हमारे स्टीम माने सम्मान ही होता है, हमारे माइंड में जो आता है दूसरा जेंटलमैन है। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम एंड ऑथोरिटी एमोंग अस, हमारे बीच में जो स्टीम एंड ऑथोरिटी, मतलब हमारे अधिकार में, हमारे मान सम्मान में, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जेंटलमैन था, वो था एक अनोदर बैचलर। वो एक बैचलर है, हु इज ए मेंबर ऑफ द, अब अनोदर माने दूसरा बैचलर। बैचलर तो एक तरीके से देखे तो सर रोजर कावर्ली भी रह गए, तो उनकी शादी थोड़ी हुई है। तो ये दूसरा बैचलर है, हु इज द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, जो इनर टेम्पल का मेंबर है। अब ये इनर टेम्पल आपसे पूछा जा सकता है। इनर टेम्पल जो है, ये टेम्पल नाम था उस कॉलेज का जिसमें वो वकालत के लिए आया था। तो वो टेम्पल का मतलब आप मंदिर मत समझ लेना, इनर टेम्पल का मतलब उस कॉलेज के नाम से है जहां लॉ पढ़ाई जाती है। इसका मतलब जो टेम्पल में पढ़ते थे उन्हें टेम्पलर कह देते थे, ऐसे से ही बोल देते। हु इज द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल का मेंबर था ए मैन ऑफ ग्रेट प्रोबिटी, विट एंड अंडरस्टैंडिंग, एक व्यक्ति जिसमें महान प्रोबिटी थी, मतलब ये अच्छाई कह दो, बहुत महान था। विट माने बुद्धि थी, अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी। बट ही हैज चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस रेदर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ एन ओल्ड ह्यूमरसम फादर, लेकिन ही हैज चूजन हिज प्लेस, उसने अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस खुद चुना, मतलब जहां उसे रहना था उसने खुद चुना। रेदर माने अपेक्षा, ओबे करने से द डायरेक्शन ऑफ एन ओल्ड, अपने बूढ़े, ह्यूमरसम होता है सन की, पिता के, और डायरेक्शन के, रेदर माने उसकी अपेक्षा, उस उनके ऑर्डर को ओबे करने की अपेक्षा उसने अपना स्थान खुद चुना रहने का। तो वो लो का स्टूडेंट था। देन इन परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लाइनेशन, उसने क्या करा, इन परस्यूट माने पीछा करना, अपनी हिज ओन इंक्लाइनेशन होती है इच्छा,
मतलब अपनी इच्छा का उसने परज्यू करा, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो चला, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार ना, अपने पिता जो उसके सन के पिता थे, जो उसे लॉयर बनाना चाह रहे थे, उसकी बजाय उसने अपना रास्ता खुद चुना। ही वॉज प्लेस्ड देयर टू स्टडी, उसे प्लेस किया गया था, रखा गया था स्टडी करने के लिए लॉ की, ऑफ द लैंड मतलब धरती के जो लॉ होते हैं, जमीन के जो लॉ होते हैं ना, उसे पढ़ने के लिए। एंड इज द मोस्ट लर्निड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज, और कहा जाता है कि एंड इज द मोस्ट लर्निड, और वो बहुत ज्यादा लर्निड था, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, समझदार था, ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज, उस स्टेज पर, उस हाउस में, जो मतलब वो लॉ वाला जो हाउस था ना, उसमें वो बहुत ज्यादा लर्निड भी था, मतलब बहुत समझदार भी था। एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम। उसने क्या करा, एरिस्टोटल को पढ़ा। एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस ये दोनों राइटर है, बड़े राइटर है। उसने एरिस्टोटल लॉन्जाइनस को बहुत बेटर अंडरस्टूड करा बाय हिम, उसके द्वारा पढ़े गए। देन लिटिलटन और कुक, ये लिटिलटन और कुक दोनों नाम है एक बड़े जो एडवोकेट होते हैं, जो बड़े वकालत करते हैं, तो ये वकील है, जज वाली श्रेणी में आते हैं, तो कायदे में इनकी बुक पढ़नी चाहिए थी। लेकिन उसने लिटिलटन और कुक को ना पढ़ करके एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस को पढ़ा, क्योंकि वो था हिस्ट्री में, ड्रामा, इन चीजों में उसका इंटरेस्ट था, लॉ में उसका इंटरेस्ट था नहीं। वो बहुत लर्निड था पूरे हाउस में, लेकिन उसने ध्यान अपना इधर शो करा। द फादर द फादर सेंड्स अप एवरी पोस्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल्स। अब जो पिता थे उसके, वे भेजा करते थे, कुछ क्वेश्चन भेजते थे रिलेटिंग किस चीज से जुड़े हुए, जैसे मैरिज से जुड़े हुए, मैरिज आर्टिकल से, लीज जमीन के पट्टे वट्टे होते हैं उससे जुड़े हुए, टेन्योर्स ये भी वही होता है जो मतलब लगान वगान पे जैसे जमीन दे देते हैं, उससे जुड़े हुए। इन द नेबरहुड में, पड़ोस में कुछ ऐसा होता था, तो वो क्वेश्चन भेजा करते थे। ऑल विच क्वेश्चन ही एग्रीज विद एन, ये सारे क्वेश्चन को वो एग्री कराता था, एक अटॉर्नी को ले लेता था आंसर देने के लिए, अटॉर्नी वकील ही हो गया, उसे आंसर दिलवाता था। एंड टेक केयर ऑफ इन द लंप, लंबाना होता है कि एक मुट्ठी भर के पैसे दे देना, और उसकी फिर टेक केयर करता था लंप से, मतलब पैसे दे देता था उसे। पैसों में वकील हायर करके अपने पिता के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया करता था। तो ये था इनर टेम्पलर, टेम्पलर बोलते हैं इसे, टेम्पल में जो रहता है टेम्पलर। और टेम्पल था एक वकालत का, जो जहां पढ़ने के लिए आते थे, वकील बनने के लिए आया करते थे बैरिस्टर्स, वो जगह थी। पिता ने वहां भेज दिया, लेकिन इसने उन्हें नहीं बताया, और ये जगह चेंज कर दी। पढ़ने चाहिए उसे वकील और जज की किताबें, लेकिन वो पढ़ता था एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस को। तो एक ऐसा व्यक्ति था, ये टेम्पलर था। ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक, ये इसका इंपोर्टेंट भी है। वो करता क्या था, वो एक, यही इसी की बात चल रही है अभी, टेम्पलर बोलते हैं इसे, इसका नाम ओपन नहीं करा है, टेम्पलर। टेम्पल में यार लगा दो, टेम्पल जाने वाला। और टेम्पल ये मंदिर ना होकर के, ये है लॉ स्टूडेंट, या इसे लॉ स्टूडेंट कह सकते हो आप। ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक, लॉ में एडमिशन था इसका, वैसे लॉ स्टूडेंट ही है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो एक एक्सीलेंट क्रिटिक है। अब क्रिटिक होता है आलोचना करने वाला, जिसे आप कहीं बैठा दो तो ये ड्रामा वगैरह जो चलते थे ना, उनमें जाता था थिएटर में, और वहां जब वे अपना वो परफॉर्मेंस करते थे, तो उनमें कमियां निकालता था, क्योंकि इसने एरिस्टोटल लॉन्जाइनस जैसे व्यक्तियों को पढ़ रखा था। वो एक एक्सीलेंट क्रिटिक है। एंड द टाइम ऑफ द प्ले इज द ओर ऑफ हिज बिजनेस। जब प्ले का टाइम आता था, प्ले माने कोई, जैसे हमारे यहाँ मूवी का टाइम होता, तो वहां पे थिएटर में प्ले चलता था कोई, जब प्ले का समय आता था ना, वही घंटा था उसके बिजनेस का, उसके काम का सही समय वही था। बिजनेस से मतलब उसके काम का समय एग्जैक्टली एट 5 बजे करीब होता था, जैसे हमारे यहाँ पे सो के, अब तो टाइम बिगड़ गए, पहले 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये टाइम हुआ करता था ना, वहां टाइम था एग्जैक्ट 5 o'clock का समय था। ही पासिस थ्रू न्यू इन, वो 5 बजे के करीब गुजरता था, फिर वो निकलता था, उसे थिएटर में जाना था। कहाँ से निकलता था, न्यू इन, एक धर्मशाला थी, उससे होता हुआ गुजरता था। क्रॉस थ्रो, और क्रॉस करता था रसल कोर्ट, रास्ते में रसल कोर्ट पड़ता था, उसे भी गुजरता था। देखो जान के डाल दिया कि लॉ का स्टूडेंट था, कोर्ट के दरवाजे के सामने को निकल के जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा, थिएटर में। तो ये जान के दिखाया, रसल कोर्ट बढ़ता था रास्ते में, उसे भी क्रॉस कर जाता था वो। एंड टेक्स ए टर्न, फिर एक मोड़ मुड़ता था, एट विल्स टिल द प्ले बिगिंस। फिर वो विल्स पे जाता था, विल एक वो है मतलब जहां पर वो कॉफी हाउस वगैरह, तो उसमें जाता था टिल द प्ले बिगिंस, जब तक वो बिगिन होता था प्ले, वहां जाता था।
ही हैज हिज शूज रब्ड, अपने जूतों को रबिंग कराता था, एंड द पेरीविक्स पाउडर एट द बार्बर्स, और विग पे पाउडर लगाता था। मतलब अब एक तरीके से फैशन में होकर के जाता था, क्योंकि जब वहां जा रहा है जूतों पे अच्छी तरह से चमक करके, विग पाउडर लगा करके बालों पर, बार्बर की दुकान पे जा करके, एज यू गो इन टू द रोज, जैसे वो रोज में जाता था, ये रोज थिएटर का नाम है। तो रोज थिएटर में जाने से पहले अपने अच्छी तरीके से जूते चमकाना, बालों पे विग विग करना, वो सब करके जाता था। इट इज फॉर द गुड, अब उसका होना, इट इज ऐसा होना, उसका वहां पे प्रेजेंट होना, ये अच्छा था ऑडियंस के लिए भी। व्हेन ही इज एट द प्ले, जब वो प्ले में होता था, क्योंकि फॉर द एक्टर्स जो होते थे ना, हैव एन एम्बिशन, उनके अंदर इच्छा रहती थी उसे प्लीज करने की, खुश करने की। जो एक्टर होते थे उन्हें पता है ये कमी निकालेगा, तो उसे प्लीज करना चाहते थे, इस वजह से ऑडियंस को फायदा होता था, उन्हें अच्छा देखने को मिलता था, तो वो एक अच्छा क्रिटिक था। तो ये था दूसरा व्यक्ति, जो मतलब जिसका नाम था टेम्पलर, या एक लॉ स्टूडेंट, जो कि बैचलर था, सर रोजर डी कॉवरली की तरह। और वो आया था, उसके पिता ने उसे भेजा था कि जाओ भाई वकालत पढ़ो, हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उसे कि भाई ऐसी कोई किसी और को दिक्कत ना हो गांव में। और जब गांव की प्रॉब्लम होती थी और उसे क्वेश्चन भेजे जाते थे, तो वो आंसर देता था किसी वकील से पूछ करके, और उसे कुछ पैसे दे देता था। अपने आप किस चीज में लगा हुआ था, हिस्टोरिकल प्ले पढ़ता था, ऑथर्स राइटर्स इन चीजों में था, तो लिटरेचर में मतलब उसे इंटरेस्ट था, या फिर वो प्ले वगैरह देखा करता था। और वो एक बड़ा क्रिटिक भी बन गया था, और सब बड़े खुश होते थे उसके आने से, ऑडियंस को भी फायदा होता था और प्लेयर्स को भी फायदा होता था। अब तीसरा व्यक्ति है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। ये एक बिजनेसमैन है, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, इसके नाम से ही पता लग रहा है। हालांकि यहाँ छह के छह जो नाम है ना, वो सिंबॉलिक नेम है। सर रोजर डी कावाली का नाम को अगर छोड़ दे, तो उसके बाद जितने भी नाम आएंगे ना, सब सिंबॉलिक है। देखो ये है टेम्पलर, टेम्पल में जो रहने वाला, इसका मतलब जो लॉ की पढ़ाई करने वाला। और अब नाम आ रहा है नेक्स्ट, सर एंड्रयू फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट का मतलब है पोर्ट फ्री होने चाहिए। देखो उस समय बिजनेस जो चल रहा था ना, भाई वो बिजनेस ज्यादा किस चीज से चलता था, वो इनसे पोर्ट से चलता था। पोर्ट होते हैं बंदरगाह, जहां से शिप जाया करते थे। ऐसा देश में कोई, मतलब ऐसा ये बताया जाता है, कोई ऐसा कंट्री नहीं था जहां इस व्यक्ति के शिप ना जाते हो। और इसका एक ही टारगेट था कि बंदरगाह जो है ना, ये सब फ्री कर देने चाहिए, कि कोई भी टैक्स वगैरह ना हो। जैसे बिजनेसमैन क्या होता है कि देश में इतने टैक्स ठुक जाते हैं कि हम ज्यादा बिजनेस कर नहीं पाते। तो उसकी सोच बताई गई है कि बिजनेस से हम राष्ट्र को बढ़ा सकते हैं, लड़ाई से नहीं बढ़ेगा राष्ट्र। कि बिजनेस एक अच्छा तरीका है, शांति से बिजनेस से हम किसी को, तलवार से छोटा होगा, बिजनेस से बढ़ेंगे। अगर आपको लाइफ में कुछ करना, तो बिजनेस अपना बढ़ा दो, तो आप अपने आप ही आपका देश बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मार काट करके बड़ा होगा। ये उसकी कुछ सोच थी, जो मतलब उसके एकदम इंपोर्टेंट बनती है वे लाइन, जब वे आएंगी लाइन। अब देखो इसे देखते हैं। द पर्सन ऑफ द नेक्स्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन माने समझ में, जो पर्सन जो नेक्स्ट, अगला जो पर्सन है, जो हमारे कंसिडरेशन में समझ में आता है, वो है सर एंड्रयू फ्री पोर्ट। फ्री करने वाला पोर्ट को मतलब कहता था। मर्चेंट व्यापारी है। ग्रेट इमिनेंस, इमिनेंस मानी होती है फेमस, मतलब ख्याति, बड़ी ख्याति वाला, मतलब बड़ा फेमस व्यक्ति है। इन द सिटी ऑफ लंदन, सिटी का बढ़िया व्यक्ति है। ए पर्सन ऑफ इनडिफीटेबल इंडस्ट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फैटिगेबल जो होता है ना, थकान होती है, तो अथकने वाला, मतलब थकान ना होने वाला। इंडस्ट्री माने परिश्रम, मतलब जो कभी थकता नहीं था और बड़ा परिश्रमी था, इंडस्ट्री वाला। और स्ट्रॉन्ग रीजन, जिसकी तार्किक शक्ति बहुत ही, तार्किक शक्ति जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस था, जिसे बहुत एक्सपीरियंस था। हिज नोशंस माने होते हैं विचार, हिज नोशंस ऑफ ट्रेड, उसके व्यापार वाले जो विचार थे ना, आर नोबल एंड जेनेरियस, वो बड़े श्रेष्ठ और उदार थे, मतलब बड़े बढ़िया विचार थे व्यापार वाले उसके। एंड एज एवरी रिच मैन हैज, अभी ब्रैकेट में दिया है एंड, और एज जैसे, एवरी रिच मैन, प्रत्येक अमीर व्यक्ति है यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ जेस्टिंग, जैसे कोई यूज रिच मैन जो होता है ना, प्रत्येक रिच व्यक्ति यूजुअली सामान्य थे, कोई स्लाई वे में, चतुराई वाले तरीके से, जेस्टिंग मजाक में, विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट ए रिच मैन, कोई मजाक में कोई बात कह दे, विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर, जिसका कोई बड़ा फिगर ना बने आकृति उस बात की, वर ही नॉट एज ए रिच मैन, अगर वो अमीर ना हो। मतलब ऐसा होता है कि एक अमीर व्यक्ति ने कोई बात बोल दी, अगर उसे कोई कॉमन पर्सन कह देता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मजाक में भी अगर कोई बात अमीर व्यक्ति के मुंह से निकल जाती है, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, ग्रेट फिगर में आ जाती है, मतलब उसे सब ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही उसने एक बार मजाक में एक बात कह दी थी, जो एक बार मतलब चल गई। वो क्या था, वो ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन,
उसने समुद्र को ये बोल दिया था कि ये ब्रिटिश कॉमन हो जाए, मतलब ब्रिटिश वालों के लिए कॉमन हो जाए, विदाउट टैक्स हो जाए, कोई भी अपने बंदरगाह पे कोई टैक्स ना लगे। एंड सर एंड्रयू फ्री पोर्ट, पोर्ट फ्री हो जाए, मतलब देखो उसके नाम में ही फ्री पोर्ट लिखा हुआ है। और वो कहता था कि सी जो है ना वो ब्रिटिश कॉमन हो जाए, ऐसा उसने एक बार मजाक में कह दिया। अब ये ब्रैकेट की जो लाइन है, अब दोबारा देख लो आप इसे, कि उसका जो नोशन था ना ट्रेड के बारे में, नोबल और जेनेरियस था, मतलब व्यापार के बारे में बड़ी उदारता वाली बात करता था। और ब्रैकेट में एक लाइन आई है, एज एवरी रिच मैन हैज यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ जेस्टिंग विच वुड मे जेस्टिंग और ही कॉल्स, जैसे प्रत्येक रिच मैन जो होता है ना सामान्यतः मजाक में स्लाई वे तरीके से चतुराई से मजाक में कह देता है ना, विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट अ रिच मैन, जिससे कोई फर्क ना पड़ता अगर वो रिच मैन ना होता तो। ऐसे ही उसने मजाक में बोल दिया, ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन। उसने बोल दिया कि ये समुद्र जो है ना ये ब्रिटिश की जनता के लिए कॉमन हो जाना चाहिए। कॉमन से मतलब है जनरल हो जाना चाहिए, सभी के लिए हो जाना चाहिए। ही इज एक्वेंटेड विद कॉमर्स इन ऑल द पार्ट्स, इन ऑल इट्स पार्ट्स, वो परिचित था कॉमर्स से, मतलब वाणिज्य से बहुत ज्यादा, सभी उसके पार्ट्स हिस्सों को जानता था, मतलब व्यापार के सारे तौर तरीके उसे पता थे। एंड विल टेल योर, वो तुम्हें बता देगा, दैट इट इज स्टूपिड एंड बारबेरियस वे, ये बहुत ही मूर्खता वाला और असभ्यता वाला तरीका होता है, टू एक्सटेंड डोमिनियन। ये भी इंपोर्टेंट लाइन है, कि अगर हम अपने डोमिनियन को, डोमिनियन माने होता है अपने राष्ट्र को, अगर हम एक्सटेंड करें, अगर आप अपने राष्ट्र को बढ़ा रहे हो, वो कह रहा है ये बड़ा मूर्खता वाला तरीका है। इट इज स्टूपिड एंड बारबेरियस वे, ये बुरा तरीका है, टू एक्सटेंड डोमिनियन, राष्ट्र को बढ़ाना आर्म से, शस्त्र से। फॉर ट्रू पावर इज टू गोट बाय आर्ट्स एंड इंडस्ट्री, शस्त्र से नहीं डोमिनियन बढ़ता, सच्ची पावर जो होती है ना वो प्राप्त की जाती है कला से और इंडस्ट्री से, परिश्रम से, कला से, बिजनेस से, इससे प्राप्त होती है। उसने ये कहा था, ये बात बिल्कुल सच है। आप लगाओ, अगर आपको पाकिस्तान को जीतना है, आपको लड़ाई करके नहीं जीते जाएंगे, मतलब ये उसका कहना है। जैसे चाइना को पाकिस्तान ने खुद ही अपना कुछ हिस्सा दे दिया, भाई उसने क्यों दे दिया, वो हिस्सा इसलिए दे दिया कि वो पैसे की कहीं ना कहीं टूट थी। चाइना इतने ऊपर पहुंच रहा है, वो अपने वर्क से पहुंच रहा है ऊपर, और वो धीरे धीरे उसने कई सारी चीजों को अपने अंदर, तिब्बत को अपनी तरफ को सरका लिया है, तो इंडिया के भी कुछ हिस्से कर लिए, तो ये होती है पावर। तो मतलब आप लड़ाई से नहीं आप देश को आगे बढ़ा सकते हो, उसके लिए इंडस्ट्री और आर्ट की जरूरत है, कला होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा उसका कहना था। ही विल ऑफन आर्ग्यू दैट इफ इफ दिस पार्ट ऑफ अवर ट्रेड, वो हमेशा इस बात का आर्ग्यूमेंट करता है, क्या कहता है, अगर ये वाला पार्ट हमारे व्यापार का, व्यापार का ये वाला पार्ट वेल कल्टीवेट हो जाए, ये वाले से मतलब है व्यापार का एक हिस्सा, मतलब हम इस वाले व्यापार को कल्टीवेट माने होता है विकसित कर दे, तो वी शुड गेन फ्रॉम द वन नेशन, तो हमें एक राष्ट्र से प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इफ अनोदर, अगर दूसरा पार्ट करेंगे तो दूसरे से होने लगेगी, मतलब जैसे व्यापार का है, आप क्या करो कि भाई आपने बहुत ज्यादा कॉफी यूज प्रोडक्ट कर दी, या आपने कॉटन का ज्यादा प्रोडक्ट कर दिया, या आप भाई कुछ चीजें तो ऐसी हो, खनिज जो है वो आपके है तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें तो हम उगा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे चाइना है, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट उसने सारा कैप्चर कर रखा है। और अगर हम बात करें इसराइल की, तो वो ये चिप वगैरह होती है, इन सब चीजों का मार्केट उसने कैप्चर कर रखा है। अगर हम बात करें ये प्लेन, फाइटर प्लेन जो इस तरीके से, ये रशिया ने और अमेरिका ने सब कैप्चर कर रखा है मार्केट। तो वो कहता है कि व्यापार का एक हिस्सा, मतलब एक व्यापार को आप बढ़ा लो तो एक राष्ट्र से प्राप्ति होगी, यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे माल को, दूसरी चीज को बढ़ावा दोगे तो दूसरे से होगी। आई हैव हियर्ड हिम प्रूव, मैंने सुना है, अब ये राइटर कह रहा है रिचर्ड स्टील, मैंने सुना है उसे प्रूव करते हुए, उसने इस बात को प्रूव करा, दैट डिलीजेंस मेक्स मोर लास्टिंग एक्वेशंस देन वेलर। जो डिलीजेंस होते हैं ना, परिश्रम, उससे मोर लास्टिंग, एक्वेशन माने होता है लाभ, प्राप्ति, गेन, मोर लास्टिंग अनंत तक लाभ मिलता है वेलर की अपेक्षा, साहस की अपेक्षा परिश्रम से लंबे समय तक लाभ मिलता है। इसका मतलब आप व्यापार में परिश्रम से लाभ कमाओ लंबे, वेलर माने साहस, लड़ करके नहीं मिलता, ये वाली बात उसने बताई। एंड दैट स्लोथ हैज रूइंड, और जो स्लोथ होता है ना आलस से, उसने बर्बाद करा है मोर नेशंस देन द स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा राष्ट्र एक तरीके से आलस्य ने बर्बाद करे हैं। तो देखो दोनों पे कटाक्ष कर दिया कि तलवार से तो बर्बाद होते ही है राष्ट्र, तलवार से मतलब लड़ाई से, और स्लोथ से उससे भी ज्यादा होते हैं, स्लोथ हो गया आलस्य से। तो आप इंडस्ट्री मतलब परिश्रम होना चाहिए, डिलीजेंस होना चाहिए, तो लगन और परिश्रम से ही हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसी लाइनें हैं
इंपोर्टेंट अपना आप ही हो जाती है। ये बात राष्ट्र पे जा रही है, फिर इंसान पे भी जाती है कि स्लोथ एंड सोर्ड से नहीं, कभी लड़ाई झगड़े से, आलस्य से आप आगे को नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपको डिलीजेंस, परिश्रम होना चाहिए। ही अबाउंड्स इन सेवरल फ्रूगल मैगजिम्स, और उसने अबाउंड्स माने भरे हुए है, वो बहुत सारे फ्रूगल माने मितव्ययी वाली, कम खर्चे वाली, फ्रूगल होती है ना, फ्रूगलिटी। मैगजिम माने कहावतें, कुछ ऐसी कहावतें भी उसके अंदर है, मतलब उस इंसान ने कुछ ऐसी कहावत दी है एमोंगेस्ट, जिनके बीच में विच द ग्रेटेस्ट फेवरेट इज, जिसमें जिन कहावतों के बीच में एक ग्रेटेस्ट या एक महान कहावत है, ए पैनी सेव्ड इज ए पैनी गॉट। ये उसके मुंह से निकली हुई कहावत है। ऐसे व्यक्ति, एक पैनी बचा लेने का मतलब है कि एक पैनी हमने कमा ली, मतलब एक पैनी अगर सेव कर ली तो समझ लो ये हमने कमाई है। सपोज करो आज आप मार्केट में गए और कोई सामान 50 रुपए का मिल रहा है, लेकिन आपने उससे बहस करके 40 में ले लिया, उससे बात करके तर्क करके जैसे भी है, 10 रुपए जो आज आपने बचाए हैं वो आपकी अर्निंग है। उसने कहा जो हमने बचा लिया वो हमने कमा लिया। ऐसी कुछ कहावतें वो मतलब फ्रीगलिटी होती है, मतलब एक तरह से मितव्ययी, पैसे कमाने वाली कुछ कहावतें उसने उसकी है, जिनमें से एक इंपोर्टेंट ये भी है। तो ये कहावत इसी की द्वारा बोली गई है। he has made his fortune himself and says that England may be richer। अब ये उसी के बारे में बात चल रही है, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट के बारे में। उसने अपना भाग्य अपने आप बनाया है, मतलब उसने खुद अपना, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, उसने खुद बनाया। एंड सेज, वो कहता है कि इंग्लैंड में बी रिचर देन अदर किंगडम्स। इंग्लैंड, अब वो तो अपने राज्य की बात करेगा ना, अपने देश की, इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड भी रिचर हो सकता है दूसरे किंगडम से बाय एज प्लेन मेथड्स, ऐसे ही प्लेन मेथड यूज करके, जैसे ही हिमसेल्फ इज रिचर, जैसे वो रिचर हुआ है दूसरे व्यक्ति से, ऐसे मेथड यूज करके, मतलब बिजनेस वाले, डिलीजेंस वाले, इन्हीं से इंग्लैंड भी उनसे ऊपर पहुंच सकता है। दो यद्यपि एट द सेम टाइम, इसी समय आई कैन से, मैं कह सकता हूं दिस ऑफ हिम, उसके बारे में, दैट देर इज नॉट ए पॉइंट इन द कंपास, पूरी परिधि कंपास में कहीं जगह नहीं है, बट ब्लोज होम ए स्टिप इन विच ही इज एन ओनर, जहां पर ब्लो माने बहते हैं, चलते हैं, जिस घर पे स्टिप चलते हो, और इन विच ही इज एन ओनर, जिसमें वो ओनर होता है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां सिप ऐसा ना चल रहा हो जिसका वो ओनर ना हो। इसका मतलब संसार पूरे कंपास में हर जगह जहां भी शिप चल रहे हैं ना, उसके जरूर चल रहे हैं, मतलब हर कंट्री में उसके शिप है। तो इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना ग्रेट बिजनेसमैन, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि देश की तरक्की जो है वो इस तरीके से होती है। तो अब तक हमने तीन व्यक्ति पढ़े, सर रॉजर डी कॉवरली को हमने पढ़ा, दूसरा आपने टेम्पलर जो लॉ स्टूडेंट था, ये तीसरा जो व्यक्ति है ये बिजनेसमैन था, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, जो कहता है बिजनेस में टैक्स वगैरह कॉमन सी हो जाना चाहिए और सबको आगे को ऐसे ही बढ़ना चाहिए। अब हम फोर्थ पर्सन पे आएंगे। नेक्स्ट टू सर एंड्रू के बाद में इन द क्लब रूम में बैठता था एक कैप्टन सेंट। उसने स्पेक्टेटर क्लब ले लिया, एक क्लब है जिसका नाम स्पेक्टेटर कर दिया कि भाई इसमें 6 व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, कि तीन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो है वो है कैप्टन सेंट्री। अब कैप्टन सेंट्री कौन है पहले अलग से बता दूं आपको। कैप्टन सेंट्री, ये नाम हो गया, सेंट्री वाले पादरी होते हैं, जो पादरी होते हैं ना, लेकिन यहाँ नाम है, मैंने बताया ना, नाम में ही वो छिपा हुआ है, सिंबॉलिक नेम है सभी के। तो सेंट्री होते हैं जो जैसे खड़े हो गए, पादरी नहीं, सॉरी पादरी गलत बोल रहा हूँ मैं, वो बोल रहा पहरी जो होते हैं, वो पादरी गलत बोला। सेंट्री होता है जो कोर्टियर, दरबारी कह दो आप एक तरीके से। तो कैप्टन सेंट्री, उसका काम होता है दूसरे की फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, राजा की, इस तरीके से। तो ये कैप्टन सेंट्री था जो कि मिलिट्री में था। अब ये अपनी कहानी बताता है, इसने कुछ मिलिट्री के लूज पॉइंट बताए हैं कि भाई आप कितने भी महान हो, लेकिन अगर सपोज करो आप अपने जो ऑफिसर है, अपने ऊपर वाले हैं, उन्हें चमचागिरी करनी जरूरी है अगर आपको आगे प्रमोशन लेना है, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा। तो एक सेंट्री वाले, एक जो प्रहरी होता है, जो एक दरबारी वाले काम करने पड़ेंगे आपको इस मिलिट्री के अंदर, ऐसे ही बताया। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कटाक्ष कर दिया इस फौज पर भी स्टील ने, इसके रूप में कहता है। नेक्स्ट सर एंड्रू के बाद में क्लब रूम में जो थे वो बैठते थे कैप्टन सेंट्री। एक जेंटलमैन थे, ग्रेट करेज, बहुत साहसी, गुड अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, बट इनविंसेबल मोडेस्टी। और इनविंसेबल होता है अजय, अजय मतलब जिसे कोई हरा ना सके। मोडेस्टी माने होती है शर्म कह दो, सरलपन कह दो, और एक मतलब सिंपल सादगी, सादगी थी उनकी। इनविंसेबल, ही इज वन ऑफ दोज दैट डिजर्व वेरी वेल, वो उनमें से एक थे जो डिजर्व करते हैं, जो योग्य है
वेरी वेल, मतलब अच्छा वेल डिजर्व करते हैं, मतलब अच्छा पा सकते हैं ऐसे हैं। बट आर वेरी अवेकर्ड इन पुटिंग देयर टैलेंट्स, लेकिन वो एक चीज में अवेकर्ड थे। अवेकर्ड होता है भद्दे थे, गलत थे। किस चीज में? पुटिंग देयर टैलेंट, अपने टैलेंट्स को रखने में, विद इन द ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में, ऑफ सच एज शुड टेक नोटिस, जैसे कि उस पर ध्यान दिया जाए। ऑफ देम माने उनके ऊपर वाले व्यक्ति ध्यान दे सके, मतलब वो अच्छे हैं, करेज है, साहस है, अच्छे काम करते हैं, बढ़िया है, ईमानदार है, सारी चीज ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि वो अपने कोई अच्छा काम करा उसे अपने ऑफिसर की नजर में डालने वाला तरीका नहीं था। जैसे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपने कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसे ऐसा करो कि उनकी नजरों तक तो पहुंचाओ, नहीं तो उन्हें पता ऊपर वालों को कैसे लगेगा कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। तो वो चापलूसी, वो भी तो पहुंचाने का तरीका आना चाहिए, वो उनमें था नहीं, इसलिए उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें हमेशा नेग्लेक्ट किया जाने लगा था, ऐसे बोला जा रहा है। ही वॉज सम ईयर से कैप्टन, वो कुछ समय तक कैप्टन रहे, एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट गैलेंट्री, और उन्होंने व्यवहार करा, गैलेंट्री माने बड़े साहस से, इन सेवरल एंगेजमेंट्स, होते हैं युद्ध वगैरह एंगेजमेंट, जब भी एंगेजमेंट हुआ, छोटे मोटे युद्ध हुए ना, उन्होंने साहस से काम करा। एंड एट सेवरल सीज, सीज माने होता है जब हम किसी को सीज कर लेते हैं, मतलब आक्रमण कर देते हैं चारों तरफ से, घेराबंदी। तो जो घेराबंदी करते हैं ना, उसमें भी उन्होंने, सेवरल सीज में भी गैलेंट्री पूर्वक काम करा। बट हैविंग ए स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, लेकिन उनकी अपनी स्टेट, जो उनके जमीन जमीन वगैरह थी ना, जो मतलब स्टेट थी उनका अपना, वो कम थी। हैविंग ए स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, एंड बीइंग नेक्स्ट ईयर टू सर रॉजर डी कॉवरली के ये वारिस भी है, जो वो सर रॉजर डी कॉवरली का हमने कैरेक्टर पढ़ा था ना, जमींदार थे, उनके वारिस होते हुए, ही हैज क्विट, उनकी थोड़ी स्टेट थी अपनी, और अपनी मतलब उनकी अपनी जायदाद थी, कम थी, पर सर रोजर डी कवर्ली के वारिस भी थे। और ही हैज क्विट, वो छोड़ के चले आए, ए वे ऑफ लाइफ, इस रास्ते को, जिंदगी के, कौन से रास्ते को? मिलिट्री। तो वे ऑफ लाइफ का मतलब है मिलिट्री है, उसे छोड़ के चले आए। इन विच नो मैन, वो रास्ता था, वो मिलिट्री वो थी जिसमें कोई भी व्यक्ति राइज नहीं हो सकता था, सुटेबली टू हिज मेरिट, योग्यता के अनुसार नहीं हो सकता था, मतलब योग्य है, मैंने अच्छा काम करा, उन्हें दिखाओ, जताओ, बताओ, समझाओ, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे मैंने ये काम करा है, ये भी जरूरी है। आप जो कर रहे हो उसे प्लेट में रख के दिखाओ, ये सेंस थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, मोडेस्ट थे, शर्मीले थे, वो नहीं करते थे। बीइंग नेक्स्ट ईयर, तो उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया जिसमें कोई भी व्यक्ति राइज नहीं हो सकता था, सुटेबल, बिल्कुल उपयुक्त तरीके से, मेरिट के अनुसार। हु इज नॉट समथिंग ऑफ ए कोर्टियर, अगर आप दरबारी नहीं हो तो, एज वेल एज सोल्जर, सोल्जर के साथ साथ दरबारी भी बनना पड़ता था, मतलब लड़ाई तो लड़नी लड़नी है, दरबारी वाला फ्लैटरिंग भी करनी पड़ेगी, बातों को बताना भी पड़ेगा कि जी मैंने ऐसे करा वैसे करा, तो वो चीज मेरे बस की नहीं थी, तो मैं उससे छोड़ करके आ गया। ये था कैप्टन सेंट्री। तो ये कैप्टन है, कैप्टन सेंट्री मतलब मिलिट्री में कैप्टन का पद था जिसे उसने छोड़ दिया, और सर रोजर का ये वारिस भी है, इसका मतलब थोड़ा जायदाद थी इस पे, तो इसने सोचा इस रास्ते से ये निकल गया। तो ये चौथा व्यक्ति था, ठीक है ना। तो हमने सर रोजर डी कावर्ली को पढ़ा, एक वकील को पढ़ा, एक बिजनेसमैन को पढ़ा, और एक मिलिट्री ऑफिसर को भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जो कुछ इस तरीके से नहीं है, लेकिन अलग हटके व्यक्ति है, और जो एक तरीके से मतलब अब इसे आवारा भी कह दो चाहे आप। और ये था कि जिसे हम लेडी किलर के नाम से जानते हैं, विल हनी कॉम्ब। विल हनी कॉम्ब, वी हैव अमोंग अस, हमारे बीच में, द गैलेंट, एक बड़ा साहसी, विल हनी कॉम्ब था। अब विल हनी कॉम्ब, हनी जानते हो, शहद वाला कॉम्ब, मतलब हनी कॉम्ब यहाँ मीठी मीठी बात करने वाला, इसके भी नाम में छिपा हुआ है विल हनी कॉम्ब, हनी वाली बात करता है, मतलब ऐसी बातें करता था कि जो लेडीज थी वो सब इसके प्रति क्रेजी थी, मतलब ऐसा सेंस था इसका, उम्र भी इसकी ज्यादा थी। तो गैलेंट विल हनीकॉम्ब है, एक जेंटलमैन है, अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, वो अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स शुड बी इन द डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ। भाई उसके उम्र के हिसाब से, जिस तरह से इसकी उम्र थी ना, तो इसे डिक्लाइन होना चाहिए था लाइफ में, पतन, मतलब भाई इसका उम्र के हिसाब से डिक्लाइन पे जाना चाहिए था, पतन होना चाहिए था। बट हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, लेकिन हमेशा बड़ा केयरफुल था अपनी पर्सन को लेकर के, पर्सन है ये पर्सनैलिटी, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के बड़ा केयरफुल रहता था, जैसे बहुत, जैसे आपको ये फिल्म इंडस्ट्री में मिलेगा कि मतलब इतनी उम्र हो जाती है, चाहे वो लेडी है या जेंट्स है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी पे बड़े केयर करते थे। ये विली हनी कॉम्ब उम्र का डिक्लाइन होने के बावजूद भी, ज्यादा उम्र का होते हुए भी, पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा केयर करता था।
एंड ऑलवेज हैड ए वेरी इजी फॉर्चून। टाइम हैज मेड, और हमेशा वो एक बहुत इजी फॉर्चून रखता है, मतलब उसका आने वाला भाग्य बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही सरल है। तो वो इस तरीके से रखता है कि भविष्य में मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हैज मेड बट वेरी लिटिल इंप्रेशन, भाई समय ने बनाया तो है लेकिन थोड़ा सा इंप्रेशन डाला उस पर। जैसे समय का प्रभाव उस पर कम है, समय से मतलब है उम्र का, उम्र का तकाजा कम है, क्योंकि उसने अपनी केयर इतनी बढ़िया तरीके से कर रखी है। आइदर बाय रिंकल्स ऑन हिज फोरहेड और ट्रेसेस इन हिज ब्रेन। जैसे रिंकल्स होती है ना माथे पे, थोड़ी सा रिंकल माने झुर्रियां, थोड़े ट्रेसेस उसके ब्रेन में, मतलब बुढ़ापे से थोड़ा सा ऐसा माइंड में ट्रेस हो जाना, मतलब इतना शार्प माइंड नहीं रहता, तो थोड़ी बहुत कमियां आई है, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। हिज पर्सनैलिटी इज वेल टर्न, मतलब बढ़िया तरह से ट्रेंड कर रखी है उसने, अपनी पर्सनैलिटी बढ़िया है। एंड ऑफ ए गुड हाइट, अच्छी हाइट का है ये व्यक्ति। ही इज वेरी रेडी एट द सॉर्ट ऑफ डिस्कस, वो हमेशा तैयार रहता है एट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कस, ऐसे सॉर्ट माने प्रकार की, डिस्कस माने बातें, ऐसी बातें करने के लिए तैयार रहता है, विद विच जिसमें मैन यूजुअली एंटरटेन वुमेन, जिन बातों से मैन वुमेन को एंटरटेन करते हैं ना, उन बातों को करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो मतलब ऐसी बात करता है कि लेडीज एंटरटेन करती है इससे बहुत ज्यादा। ही हैज ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, इसने पूरी जिंदगी अच्छी ड्रेस पहनी है। एंड रिमेंबर्स हैबिट्स एज अदर्स डू मैन, और याद इसे सारी वे याद है। हैबिट यहाँ पर, हैबिट कई बार यूज होगा ऐसे में, हैबिट का मतलब कपड़े भी होते हैं, ड्रेसिंग सेंस, हैबिट्स ये वो ही है, ड्रेस के लिए आया। वो हैबिट्स को एज अदर्स डू मैन, जो दूसरे व्यक्ति मतलब जो कपड़े पहनते हैं ना, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, उन्हें वो क्या करता है, एंड रिमेंबर्स, उसे सब याद है कि कब किसने कौन सा फैशन ड्रेस, ये सब याद है उसे। ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक्स टू हिम, वो स्माइल करता है जब कोई उससे बात करता है। एंड लाफ्स इजीली, इजीली लाफ करता है, मतलब ये जो तरीका है ना, बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, पहनने का तरीका, ये सब उसे बहुत बढ़िया आते हैं। ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड, उसे प्रत्येक मोड की हिस्ट्री पता, मोड माने जो भी नियम है, कायद जो नियम है इसके फैशन के नियम, ये उनकी पूरी इतिहास पता है उसे। एंड कैन इन्फॉर्म यू, तुम्हें बता देगा, इन्फॉर्म कर सकता है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच किंग्स वेंचेस आवर वाइफ्स एंड डॉटर्स हैड दिस मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर। वो तुम्हें बता देगा फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच, फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच किंग, फ्रांस के कौन से राजा की वेंचेस बने, उनकी रानियां मतलब उनकी वाइफ, वेंचेस उनकी वाइफ से, हमारी वाइफ एंड डॉटर ने, इंग्लैंड की, हमारी से मतलब है हमारी वाइफ्स एंड डॉटर्स ने, हैड देयर मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर, ये बालों को कर्लिंग करने का फैशन फ्रांस के किस राजा की महारानी को देख करके सीखा है। हमारे यहाँ की लेडीज ने इजीली आराम से बता देगा आपको, एक एक टाइम पता है उसे सारी चीजों का। अब देखो यहाँ पे दो बात आ गई, एक तो ये पता लगता है फ्रांस में तो फैशन सबसे पहले, वो कहते हैं रेनेसेंस एज जो आई थी, तो वो किस चीज को लेकर के आई थी, तो वो इटली में आई, जर्मनी में आई, इंग्लैंड में लिटरेचर को लेकर के आई, और फ्रांस में जब बात आती है तो फ्रांस में किस चीज पे इम्पैक्ट डाला था, तो फ्रांस में डाला था फैशन पे। इटली में डाला था जैसे स्कल्पचर, मूर्तिकला, आर्ट, कला से आई थी इटली की जो बात करते हैं। तो यहाँ फ्रांस में फैशन को ज्यादा माना जाता है, तो वो ऐसा परिपक्व इंसान है विल हनीकॉम, जिसे लेडी किलर के नाम से भी जानते हैं। तो वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, वो फैशन को देख के बता देगा कि ये फैशन कहाँ से आया है, ये इजीली बता देगा वो आपको। ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक्स टू हिम, वो स्माइल करता है। एंड लाफ्स इजीली, ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड, एक एक फैशन की हिस्ट्री पता है उसे, आपको बता देगा। फ्रॉम विच ऑफ द, कहाँ से ये फ्रेंच की किंग की जो रानी है कौन सी थी, कहाँ से हमारी वाइफ्स और डॉटर्स ने ये कर्लिंग अपने हेयर करने का मेथड कहाँ से लिया है। दैट वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड्स, और ये तरीका कहाँ से लिया है, हुड रखने का, हुड होता है बालों का जूड़ा जो होता है, मतलब ऊपर को लॉक, तो उसे रखने का तरीका कहाँ से। जैसे कुछ हीरोइन के बड़े फेमस हुए हैं, साधना जैसी हीरोइन हुई है ना, कि भाई ये वाला ऐसा हेयर किसके देख करके बनाया गया, वो बता देगा। कंक्लूड में ये कहेंगे कि उसका जो कैरेक्टर है ना, वेयर वुमेन आर नॉट कंसर्न, ही इज एन ऑनेस्ट वर्दी मैन, अगर वुमेन को कंसर्न ना करे तो वो बहुत ही ईमानदार और वर्दी मैन है। तो देखो, जान के एक लाइन छोड़ दी कि वुमेन को कंसर्न मत करो, अगर वुमेन की बात को छोड़ दो, अलग कर दो, तो वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वुमेन की बात जब आ जाएगी तो वो उसे लेडी किलर कहते हैं, मतलब वो वुमेन को बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग करता है और उन्हें अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेता है इजीली, ये उसका हुनर। और ये था फिल हनी को।
आई कैन नॉट टेल वेदर आई एम टू अकाउंट हिम। अब ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसकी बात करेंगे, जो बड़ा पवित्र इंसान दे दिया, क्लर्जी मैन है, पादरी की बात करेंगे। तो क्लर्जी मैन नाम उसका भी नहीं खोला है। तो सारे कैरेक्टर, तो नंबर एक सर रोजेडी कवर्ली था हमारा। उसके बाद में हमने वो लो स्टूडेंट जो टेम्पलर पे था उसकी बात करी थी। तीसरे नंबर पे हमारा जो सर एंड्रू फ्रीपोर्ट आया, जो बिजनेसमैन था। चौथे नंबर पे कैप्टन सेंट्री का जिक्र हुआ, जो कि एक मिलिट्री में था। पांचवें नंबर पे एक लेडी किलर आया, जो कि बड़ा फैशनेबल था, और उसका उसकी बात करी। अब सिक्स नंबर पे क्लर्जी मैन है, मतलब पादरी है, प्रीस्ट है। तो उसके बारे में देखो स्टार्टिंग कैसे करता है रिचार्ड। आई कांट टेल, मैं बता नहीं सकता, वेदर आई एम टू अकाउंट हिम, मैं कह नहीं सकता कि वेदर आई एम टू, मुझे उसे अकाउंट करना चाहिए, मतलब उसके बारे में बताना चाहिए। whom आई एम नेक्स्ट टू स्पीक, जिसे मैं बोलने जा रहा हूँ, एज वन ऑफ आवर कंपनी, वो भी हमारी संगति में ही था। और ही विजिट्स अस, वो हमें विजिट करता था, बट सेल्डम आता था, कभी कभार आता था वो हमारे उस क्लब में। तो क्या मुझे उसके बारे में बताना चाहिए? लेकिन बता देगा ये। बट वेन ही डज, लेकिन जब वो आता था ना, इट एड्स टू एवरी मैन, तो वो बढ़ा देता था प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक न्यू एंजॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुश कर देता था सबको। तो अब मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या मुझे बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा है। वो कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं जो हमारे उस स्पेक्टेटर क्लब में बहुत कम आता था, लेकिन जब आता था तो पूरे माहौल बना देता था, मतलब ऐसा व्यक्ति है। अब उसकी बता रहा है कौन है। ही इज ए क्लर्जी मैन, वो एक पादरी है। ए वेरी फिलोसफिक मैन है, मतलब पादरी है ना, फिलोसफी बात करेगा आगे की, कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलोसफिकल मैन है। द प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड की जो पवित्रता है, और इंटीग्रिटी ऑफ हिज लाइफ, और उसकी जिंदगी की जो शुद्धता, ईमानदारी है, मतलब इंटीग्रिटी है। क्रिएट हिम फॉलोवर्स, उसकी ईमानदारी, उसकी पवित्रता उसके फॉलोवर क्रिएट करती है, मतलब उसके अनुयायी बहुत हैं, फॉलोवर्स हैं। एज बीइंग इलुकेंट और लाउड एडवांस अदर्स, और वो बीइंग होते हुए इलुकेंट और लाउड, इलुकेंट होता है वक्ता, एक अच्छा वक्ता है। लाउड मतलब एक आगे को बढ़ करके एडवांस से ज्यादा दूसरे को लाउड एडवांस देता है, मतलब फायदे देता है, ऐसा अच्छा वक्ता है। दूसरे को बातें जो बताता है उससे फायदा मिलता है, एडवांस करता है दूसरों को, मतलब प्रगति की तरफ को। ही सेल्डम इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, वो कभी भी नहीं करता, सेल्डम माने कभी कभार होता है, मतलब कभी नहीं करता इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करता, कि मैं जिस चीज पे बोलेगा वो, ही स्पीक्स, जिस पे वो बोलता है, ही स्पीक्स अपॉन, जिस सब्जेक्ट पे बोलता है उसे इंट्रोड्यूस नहीं करता। बट वी आर सो फार गोन इन ईयर्स, लेकिन हमें इतने दिन हो गए उसके साथ, सालों हो गए। दैट ही ऑब्जर्व्स, वो ऑब्जर्व कर लेता है, व्हेन ही इज अमोंग अस, जब वो हमारे बीच में होता है ना। एन अर्नेस्टनेस टू हैव हिम फॉल ऑन सम डिवाइन टॉपिक, वो हमारी अर्नेस्टनेस को पहचान जाता है, उत्सुकता को। मतलब उसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें देख करके हमसे आइडिया लगा लेता है, हमारी उत्सुकता से, कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे बोलना है। टू हैव हिम फॉल ऑन सम डिवाइन टॉपिक, कि वो पहचान जाता है कि कुछ डिवाइन टॉपिक पे बोलना, मतलब हम बुलवाना चाह रहे हैं, और वो उसे कैच कर लेता है और बोल देता है उस पर। विच ही ऑलवेज ट्रीट्स विद मच ऑथोरिटी, उस टॉपिक को वो बहुत ही ऑथोरिटी के साथ बोलता है, ऑथोरिटी मतलब पूरे अधिकार के साथ। एज वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, जैसे वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, जिस इंसान का संसार में इंटरेस्ट नहीं है। एज वन हु इज, वो ऐसे बोलता है, मतलब इतने ऑथोरिटी से बोलता है, उसमें टॉपिक में खो जाता है, ऐसे बोलता है जैसे एज हु हैज नो इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे मतलब उसका संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। संसार से मतलब वो ये मोह माया इन चीजों में, ऐसे करके बोलता है। एज वन ऐसे बोलता है, हु इज हेस्टनिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल हिज विशेज एंड कंसीव्स होप, जैसे वो बहुत उतावला, हेस्टी माने जल्दबाजी करना, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल हिज विशेज, जैसे वो अपनी इच्छाओं के ऑब्जेक्ट की तरफ को हेस्टनिंग है। और उसकी इच्छा क्या है? वही आत्मा परमात्मा वाली, उसकी तरफ को वो बहुत आगे को है। एंड कंसीव्स होप, और ऐसी उम्मीदें रखता है, फ्रॉम हिज डिकेज एंड इनफर्मिटीज, उसकी डिके माने पतन, इनफर्मिटीज माने दुर्लभता, मतलब बुढ़ापा, मौत, लास्ट टाइम पे भी होप को कंसीव करे हुए है, उम्मीदों को जगा करके रखता है। ऐसे ऐसा बोलता है, कि मतलब दिखाता है कि वर्ल्ड में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लास्ट उम्मीद, अपनी लास्ट एज में भी उम्मीदों को जगाता है। ऐसा व्यक्ति है, जब वो बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं, और पहचान जाता है कि मुझसे किस टॉपिक पे बुलवाने की कोशिश करी जा रही है। दीज आर माई ऑर्डनरी कंपेनियंस, ये सभी मेरे साधारण कंपेनियंस थे, ऐसा मानना है स्टील का। रिचार्ड स्टील कहता है भाई ये मेरे आदमी, तो उसने सब कॉमन पर्सन लिए हैं। ऐसे नहीं है कि वो राजा महाराजा की कहानी आपको बताई हो, ऑर्डनरी पर्सन को क्रिएट करके
और इस तरीके से सीरीज उसने जो पूरे 6 पर्सन की दी है, तो ये 6 पर्सन इस पे से क्वेश्चन बन सकता है। सर रोजर डी कवर्ली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे भी मतलब किसी पे से भी कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है। अब इसमें कोई समरी होती नहीं है, सब चीजें क्लियर है बिल्कुल। अगर आप एक बार इसे ढंग से पढ़ लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं है इसके क्वेश्चंस की भी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो करने होंगे ही, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ये था इसका।